तो स्वागत है आपका। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप रॉकेट के बारे में या इंसानों को स्पेस में भेजने के बारे में सुनते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? 90% आप लोगों के दिमाग में नासा आता होगा। लेकिन आपको कहना चाहता हूँ कि नासा नासा भी किसी एक और स्पेस एजेंसी से मिशंस को, सैटेलाइट्स को स्पेस में कैसे लॉन्च करें, ये सीखता है। एक ऐसी भी स्पेस एजेंसी है जिससे नासा सीखता है। वो स्पेस एजेंसी और कोई नहीं, हमारे देश की इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, जिसने बहुत बड़े बड़े मिशन को सबसे कम से कम पैसों में अंजाम दिया है, सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अगर मैं उसकी मेजर अचीवमेंट्स की बात करूं तो 2014 में इसरो ने मार्स पे एक सैटेलाइट भेजा था, जिसके मिशन का नाम था मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान, जिसे हम सब जानते हैं। यही मंगलयान मिशन में ये क्या था, मार्स के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को प्लेस करना था, जिससे हम मार्स को और अच्छी तरीके से स्टडी कर सके। तो सबसे पहले इस ऐसे ही एक मिशन को अंजाम दिया था नासा ने भी एक सैटेलाइट मार्स पे भेजी थी, जिसको मार्स पे भेजने के लिए नासा को टोटल 2 अटेम्प्ट लगे। लेकिन और उस टोटल मिशन का बजट था 6,000 करोड़। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ 6,000 करोड़, 6,000 करोड़। लेकिन वैसे ही एक स्पेस अटेम्प्ट को मार्स के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को सक्सेसफुली प्लेस करने के लिए इसरो को सिर्फ एक ही अटेम्प्ट लगा, और वो टोटल मिशन का बजट था 450 करोड़। जी हाँ, 450 करोड़। जहां नासा को सेम मिशन करने के लिए 6,000 करोड़ लगे, वहां इसरो को सिर्फ 450 करोड़ लगे। हिंदुस्तान तो दुनिया भर में वैसे ही जुगाड़ के मामले में मशहूर है। तो ये जुगाड़ कैसे करना है, स्पेस मिशन में भी हमने जुगाड़ कर कर पूरी दुनिया को सिखाया कि सबसे कम पैसों में बड़े बड़े मिशन कैसे कर सकते हैं। ये नासा के मिशन के, मार्स के सैटेलाइट के मिशन के 10% भी नहीं था। ये हॉलीवुड की मूवी भी 600 करोड़ में बनती है, 600 करोड़ में बनती है, लेकिन सबसे कम पैसों में मार्स तक हम चले गए। जी हाँ, हम यही इसरो की टोटल हिस्ट्री आज इस वीडियो में जानेंगे। इसरो कैसे बना, इसरो कैसे फॉर्म हुआ, इसरो को बनाने वाले कौन थे, हिंदुस्तान में स्पेस एक्सप्लोरेशन सबसे पहले किसने किया, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो के हिस्ट्री में डीप डाइव मारते हैं। 1920 से ही इंडिया में कई साइंटिस्टों ने स्पेस एक्सपेरिमेंट्स या स्पेस एक्सप्लोरेशन करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन साइंटिस्टों ने जो स्पेस एक्सपेरिमेंट्स करते थे या स्पेस एक्सप्लोरेशन करते थे, ये अपने अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे करते थे। हिंदुस्तान के पास 1920 में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक इंस्टीट्यूट नहीं था जो स्पेस एक्सपेरिमेंट या स्पेस रिसर्च कर सके। अगर मैं इन साइंटिस्टों के नाम लूँ तो वो उनमें कुछ साइंटिस्ट फेमस हैं, जिनके नाम एस के मित्रा, मेघनाथ साहा और सर सी वी रामन है। लेकिन ये साइंटिस्ट जो कोई भी स्पेस एक्सपेरिमेंट्स या स्पेस एक्सप्लोरेशन करते थे, ये अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे करते थे। लेकिन इसके बाद का वक्त आता है जब 1947 में हिंदुस्तान ब्रिटिश राज रूल से आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो जब हाल ही में 1945 ने दुनिया ने न्यूक्लियर पावर की ताकत देखी थी, न्यूक्लियर बॉम्ब की ताकत देखी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में खत्म हुआ था, तब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी, जापान में 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, जिसका हालत क्या हुई हिरोशिमा नागासाकी की, वो हम आज भी देख सकते हैं। तो हिंदुस्तान को भी लगा कि एक वक्त के बाद अगर हमें हिंदुस्तान को ताकतवर बनाना है तो न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने के लिए हिंदुस्तान ने 1954 में एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी नाम का एक इंस्टीट्यूट फॉर्म किया। लेकिन जब की बात अगर करूं तो स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत महंगी हुआ करती थी, और स्पेस रेस में यही कुछ 4 साल बाद 1958 में नासा स्पेस रेस में आ गया था, नासा फॉर्म हो चुका था। और जबकि स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत महंगी हुआ करती थी, तो हिंदुस्तान की उतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी, महंगी स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। और कुछ वक्त के बाद हिंदुस्तान में 1962 इंडो चाइना वॉर भी शुरू हो गया था। तो वहां पर बहुत सारे क्राइसिस हुए थे, लोगों को सही से खाना नहीं मिल रहा था हिंदुस्तान में। तो स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना मुश्किल थी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी। लेकिन भारत में एक ऐसा भी इंसान थे जिन्होंने स्पेस की एक, हिंदुस्तान को एक स्पेस इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान के अंदर एक स्पेस इंस्टीट्यूट बनाने का ख्वाब देखना नहीं छोड़ा। उनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। और डॉक्टर विक्रम साराभाई के सपने को एक नई उड़ान जब मिली, जब रशिया ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 1957 में लॉन्च किया था। तो हमें भी लगा कि हिंदुस्तान में स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना ज़रूरी है। तो तब डॉक्टर विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर बाबा ने, जबकि पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को अप्रोच किया, उनको कन्विंस किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बिल संसद में पास किया, और वहां फॉर्म की गई एक कमेटी की, जिसका नाम था इनकॉस्पर, इंडियन कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च। इसको डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंडर रखा गया, उनके चेयरमैनशिप के अंडर रखा गया, और डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर इसको काम करना था। यहाँ से शुरू हुई हिंदुस्तान की स्पेस रेस। 1962 में इनकॉस्पर की फॉर्मेशन हुई थी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और कुछ वक्त के बाद जब नासा और
इनकॉस्पर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसमें नासा ने अपना नाइक अपाचे रॉकेट इनकॉस्पर को दिया और अब इनकॉस्पर की जॉब ये थी कि वो रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च करे। अब रॉकेट तो आ गया था, अब इसको लॉन्च करने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने हिंदुस्तान में कई जगहों को देखा, लेकिन देखते-देखते वो आखिर को आ पहुँचे केरला के तिरुवनंतपुरम के एक छोटे से मछुआरों के गाँव थुम्बा में। जब डॉक्टर विक्रम साराभाई थुम्बा जा पहुँचे और उन्होंने जब थुम्बा की लोकेशन को देखना चाहा, तो वो थुम्बा के चर्च के पास गए और वहाँ उन्होंने अपने कंपास में देखा कि कंपास की सुई ना नॉर्थ की तरफ है, ना साउथ की तरफ है। इसका मतलब ये था कि थुम्बा अर्थ के जियोमेट्रिकल इक्वेटर के बहुत करीब था और डॉक्टर विक्रम साराभाई जानते थे कि रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जितना अर्थ के जियोमेट्रिकल इक्वेटर के करीब रहेगा, रॉकेट को लॉन्च होते हुए उसको उतनी ही स्पीड बूस्ट मिलेगी। तो उन्होंने अब जगह तो ढूँढ ली थी कि रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में बनेगा, लेकिन वहाँ के लोगों को कन्विंस करना भी ज़रूरी था। इसीलिए वो जा पहुँचे जबकि चर्च के फादर रेवरेंड फादर पीटर परेरा के पास। जब उन्होंने अपनी बात उनके सामने रखी तो फादर ने मुस्कुराया और चर्च में आने के लिए कहा और फादर ने सभी गाँव वालों को भी इनवाइट किया था। थुम्बा एक ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं था, एक छोटा-सा गाँव था और वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। तो जब-जब लोग चर्च को जाते रहते थे और जब फादर ने चर्च में अपनी बात लोगों के सामने रखी, कुछ ऐसे तरह रखी कि वो लोग मना कर ही ना सके। तो फादर ने चर्च में सबको बुलाया और अपनी बात उनके सामने इस तरह से रखी, मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए हुए हैं, जिनका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई है और ये हमारे इस छोटे से गाँव को अपने साइंस रिसर्च के लिए लेना चाहते हैं। क्या हमें इस गाँव को उनको दे देना चाहिए? देखिए, साइंस ज़िंदगी सुधारने की काम करता है और स्पिरिचुअलिटी दिमाग सुधारने की काम करता है। तो यही है कि विक्रम और मैं एक ही काम करते हैं। कुछ इस तरह से रेवरेंड फादर पीटर परेरा ने लोगों को मनाया और लोगों ने भी मानकर 100 डेज़ के अंदर 100 दिनों के अंदर अपने गाँव को रीशिफ्ट कर लिया और ये सब हो जाने के बाद तो वहाँ इनकॉस्पर का लॉन्चिंग स्टेशन बना। इसके बाद लॉन्चिंग स्टेशन बन गया, सब बन गया और वहाँ काम शुरू हुआ नाइक अपाचे रॉकेट को बनाने का और ये सब बनाते हुए इनकॉस्पर के सारे चीफ हेड्स और वहाँ के चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सब मिलकर वो रॉकेट को बनाया, यानी उन सब पार्ट्स को बनाना था। तो एक-एक जगह बनाते गए और ये फ़ोटोज़ तो हम सब ने देखा है जब इंडिया का सबसे पहला रॉकेट बनाया गया था, उनके पार्ट्स कईयों जगह में बनाए गए थे, तो वो बैलगाड़ी और साइकिल पर लगाए गए थे, थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन तक। जिस इसरो ने साइकिल और बैलगाड़ी में अपना पहले रॉकेट को लगाया था, आज वो इसरो दुनिया के टॉप 5 स्पेस एजेंसियों में खड़ा होता है। हमने यहाँ से वहाँ तक की छलांग मारी है, कोई मामूली बात नहीं है। हम सबको इस काम को जिसने अंजाम दिया है, इसरो को यहाँ से वहाँ तक ले गए हैं, ये साइंटिस्ट ये स्पेस रेस में हिंदुस्तान को एक अलग-सा मुकाम दिया है। हमें इनको बहुत सारा रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो यहाँ बैक टू द पॉइंट अगर पॉइंट को वापस आएँ तो पार्ट्स को लगाया गया और लॉन्चिंग स्टेशन तक लगाने के बाद वहाँ पार्ट्स को असेंबल किया गया और जब असेंबल कर रॉकेट को लॉन्च करने की बारी आई तो करीबन सुबह का वक़्त था वो। सुबह के वक़्त में जब रॉकेट लॉन्च करना था तो कुछ मैल फंक्शन हो गया था लॉन्चिंग सिस्टम में, तो वो मैल फंक्शन को ठीक करते हुए शाम हो गई और 21 नवंबर 1963 शाम के 6:25 को काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1. और वहाँ काउंटडाउन के बाद थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरला से इनकॉस्पर का इंडिया का सबसे पहला रॉकेट उड़ाया गया, जो सक्सेसफुली वो मिशन कंप्लीट हो गया था और कुछ समय बाद 22nd इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त 1969 को एक एजेंसी को बनाया गया, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रखा गया, जिसका नाम अगर शॉर्टकट में हम बोले तो इसरो और इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नीचे से हटाकर इसे डायरेक्ट पीएम के अंडर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। तो यहाँ पर इसरो के फॉर्मेशन के बाद कईयों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सतीश धवन ऐसे बहुत सारे साइंटिस्टों ने इनके और मिशंस को कामयाब किया और आज इसरो को इस जगह पर लगाकर खड़ा किया। तो ये कहानी थी, ये हिस्ट्री थी हमारे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना, ये हिस्ट्री थी इसरो की। थैंक यू।